करें शुरू। A very good morning to all of you. Once again here comes सौरभ कुमार और आज आपके लिए मैं अगेन लेकर आया हूँ कुछ और क्वेश्चंस जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये पूरा लक्ष्य परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके एग्ज़ाम में आपको सहूलियत देने, आप लोगों का हेल्प करने, नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जो कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उस चीज़ को लेकर के आज हम लोग सब लोग कुछ काम करेंगे, आज हम लोग लाएंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कहीं कोई बाधा ना रहे और ये पूरा लक्ष्य परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आपके से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि हमने जो है कुछ नेटवर्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने किए हैं जो कि एक्सप्लेन नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क को किस तरीके से हम लोग जो है डिफ़ाइन कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर अगर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें और क्या कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है दैट इज़ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक साथ हों और आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हों, तो जब आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नेटवर्क में कहते हैं कि दोनों कंप्यूटर जब आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे। अब यहाँ पर नेटवर्क में केवल होना ही एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि डेटा एक्सचेंज के समय और भी कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वो सारे चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क में रहते हुए नेटवर्क में होने के लिए केवल और केवल कंप्यूटर का ही जुड़ना अनिवार्य है, नहीं, बल्कि हम लोग जो कंप्यूटर के जो हम लोग नेटवर्क से जब हम लोग जुड़ते हैं तो नेटवर्क ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कई ऐसे डिवाइसेस जो हैं उसको भी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। आज के डेट में कई सारे ऐसे डिवाइसेस हो गए हैं, कम से कम एक जो एक बंदा होता है, एक पर्सन जो है, उसके पास कई सारे खुद के डिवाइसेस होते हैं, दो फ़ोन हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है और वो बंदा जो है ऐसे कई सारी चीज़ों को साथ में कैरी भी करता है। तो इन सब चीज़ों को नेटवर्क के साथ जोड़ करके हमें देखना होगा कि आखिर नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ सकती हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर आइदर फिजिकली और लॉजिकली। आइदर फिजिकली और लॉजिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग फिजिकली जुड़ते हैं या किसी कंप्यूटर को आपस में जब जोड़ते हैं तो वो फिजिकल हो गया, लेकिन लॉजिकल कनेक्शंस भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब लॉजिकल कनेक्शंस जहाँ पर कि डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जो कनेक्शंस बनते हैं वो वेब ब्राउज़र के थ्रू बनते हैं, जो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये लॉजिकल कनेक्शंस भी हैं जो कि हमें मदद करते हैं नेटवर्क के साथ जुड़ने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो यूज़ क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल, हम लोग ईमेल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, मतलब ईमेल भी कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग। अभी आज के डेट में जो अभी हम लोगों के साथ घर बैठे आप मोबाइल पर या फिर किसी कंप्यूटर पर अगर आप देख पा रहे हैं और इस क्लास को सुन पा रहे हैं, तो ये एक नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नेटवर्क के जरिए मिलती हैं। शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इसको भी हम लोग शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, अगर किसी कंप्यूटर में कोई फाइल है तो उसको भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क के माध्यम से दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जिसमें कि हम लोग जो है जैसे कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम। तो शेयरिंग प्रोग्राम्स ऑन
शेयरिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम, मतलब कहीं पर भी कोई भी कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, किसी माध्यम से दूसरे कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब उसकी बात आएगी तो हम लोग जो है इसमें भी काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल नेटवर्क में ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों में, कई सारी चीज़ों में योगदान दे सकता है। मतलब हमारा कंप्यूटर जो है इजीली एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशंस को। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि समझने लायक हैं। एक सेकंड, क्या होने वाला है भाई, ये हो रहा है। वैसे ही हो ही रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, स्क्रीन में जो है इश्यू है। नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ठीक ही चल रहा था, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको किस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है और कैसे हम लोग इस पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नेटवर्क के बारे में बताएंगे, उसके फिजिकल लॉजिकल कनेक्शंस के बारे में बताएंगे, उसके कंप्यूटर के जो यूजर्स हैं, नेटवर्क के जो यूजर्स हैं उसके बारे में लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क के टाइप्स भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो नेटवर्क के टाइप्स हैं। नेटवर्क के टाइप्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो नेटवर्क्स का जो टाइप्स है वो क्या होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लैन, मैन और वैन के रूप में होता है। यहाँ पर लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पर हमने आप पिक्चर्स बना दिए हैं, आपको वहाँ पे पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। हाँ, और एक चीज़ है कि इसको फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जो हमें है वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये देखिए उसको, हाँ, ये फोटोग्राफ आप बना सकते हैं कि नेटवर्क है, उसका लैन, मैन, वैन 3 पार्ट होते हैं, इसको आप बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया, मतलब किसी भी छोटे से जगह में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से जगह में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसको हम लोग जैसे कि एक स्मॉल ऑफिस हो गया, एक
कंप्यूटर जहाँ पर कि 10, 12, 20, 50 कंप्यूटर को आपस में हमने जोड़ दिया, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में ही डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बाहरी कोई भी इंटरनेट के माध्यम से डेटा अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर डेटा को हम लोग जो है ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, केवल 10, 20, 50 कंप्यूटर आपस में ही डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लैन कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 किलोमीटर तक होती है। ये देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो रेंज है वो 0 से 1 है। ये किसी भी स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग या फिर हॉस्पिटल, एजुकेशनल एरिया, उसमें जो है आपका इसका यूसेज है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसको कहते हैं? तो ऐसे कई सारे लैन जो आपस में ही जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया 0 to 25 किलोमीटर्स तक, इसको जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीजन जो है आपका लैन से बहुत बड़ा रीजन होता है। और अगर मान लिया 3-4 ऑफिसेज हैं एक ही जगह पे, एक ही शहर में, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल किसको करते हैं? मैन का इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है मैन का। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे मान लिया कि अगर हमारे पास बिग बाज़ार है, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि कई सारे ऑफिसेज हैं हमारे, और सारे ऑफिसेज का रिपोर्ट मुझे एक जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हर ऑफिस में जा करके रिपोर्ट देख पाना बहुत मुश्किल है, तो उसको क्या करेंगे कि सारे को नेटवर्क से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में रहते हुए हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से ऑफिसेज में कितना काम हो रहा है और क्या हो रहा है। तो ये इसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है विच कवर्स द होल वर्ल्ड। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो किसी भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड में। वो कंप्यूटर अगर कहीं भी हो तो उसको जोड़ा जा सकता है। और ये जो है नेटवर्क हमेशा पब्लिक नेटवर्क माना जाता है, जिसमें कि पब्लिक कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। और उसके लिए जो है हम लोग इसको वैन का इस्तेमाल, मतलब यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क है, ISP का प्रयोग होगा। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। मैंने आपको बताया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उसे कहते हैं जो कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये सब आपके ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो यहाँ पर वैन हमने आपको दे दिया है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। उसके बाद आगे देखिएगा कि जो वैन है इसको भी हम लोगों ने इसको बढ़िया से डिफाइन किया है। और ये वैन जो है कई सारे लैन, मतलब बहुत सारे लैन जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो यही 3 चीज़ हम लिखेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग नेटवर्क का एक्सप्लेन करेंगे, नेटवर्क के यूजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, और छोटा सा फिगर है ये हम लोग बना सकते हैं, और उसके बाद लैन, मैन, वैन तीनों को डिस्क्राइब कर देंगे। तो कहीं भी कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को लिखिए तो पूरा लिखिए, और उसमें जो है आपका नए नंबर जो है कहीं भी कटने का पॉइंट नहीं होगा। तो दिस इज़ द मेन एरिया। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। डिफरेंस है इंटरनेट और इंट्रानेट में। इंटरनेट और इंट्रानेट में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये PDF अगर आपको नहीं भी दिख रहा है आपके पास जाएगा। PDF हमेशा आपके पास गया है, हर बार मैं आपको PDF भेज देता हूँ, तो ये भी PDF आपके पास जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेंट्रेट करें इस पर कि आखिर लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वहाँ पर ये बातें समझें। यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों को मैंने
क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट किया है तो कैसे किया है? अब इंटरनेट क्या होता है, मैंने आपको बताया है, इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में जोड़ दिया है। जहाँ पर आईएसपी का प्रयोग है वहाँ पे इंटरनेट है। जहाँ पर इंट्रानेट है तो दैट मीन्स विद इन सर्कल, सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर कहने का मतलब होता है लैन, मतलब लैन का मतलब क्या होता है कि 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए और आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ना कि बाहरी कोई कंप्यूटर या बाहर से कोई इंटरनेट लगा हुआ कंप्यूटर जुड़ रहा है। तब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आपका जो इंटरनेट है वो जो 10, 20, 50 कंप्यूटर जो लैन लगा हुआ है वो एक इंट्रानेट है। जबकि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। हम लोग बोलते हैं ना नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहने का मतलब कई सारे नेटवर्क दूसरे के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इंटरनेट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। कई सारे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ा जाता है, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इंट्रानेट इज ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। हम लोग इंट्रानेट कहाँ यूज़ करते हैं, प्राइवेट फर्म्स में यूज़ करते हैं। दूसरा है देयर आर मल्टीपल यूजर्स। इंटरनेट में मल्टीपल यूजर होते हैं, जबकि इंट्रानेट में क्या होता है, इंट्रानेट में देयर आर लिमिटेड यूजर्स, क्योंकि ये 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ सकता है ना। तीसरा है इंटरनेट इज अनसेफ ऑन द इंटरनेट। मतलब ये है कि जो इंटरनेट पर जब हम लोग कई सारे काम करते हैं तो जो काम हम लोग करते हैं कई बार अनसेफ भी होते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि ट्रांजैक्शंस हो गए, पैसे अकाउंट से निकल गए, तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो कई बार इंटरनेट सेफ नहीं भी होता है। बट इंट्रानेट आपस में ही है, कहीं बाहर का कोई इंडल्जमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा सेफ होगा। तो इसलिए इंटरनेट इज मोर सेफ। यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क होता है, जबकि इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट। यहाँ पर छठा है कि कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट चूंकि है इंटरनेट तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट बहुत सारे अनलिमिटेड इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है। ये हम लोग सोशल मीडिया का भी इसमें प्रयोग करते हैं, यूजिंग सोशल मीडिया ऑन योर फोन्स, सर्चिंग, यहाँ पे कई सारी चीज़ें होता है, तो जो कि इंट्रानेट में पॉसिबल नहीं है। इंट्रानेट चूँकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कंपनी जो है अपने आप में अपने कुछ लोगों को मैंने जैसा कि बताया कि कई सारे 10, 50, 20, 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में ही डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो कंपनी अपने कलीग्स के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकती है। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस है वो सारे इन्फॉर्मेशंस कंपनी के द्वारा दी जाएंगी, तो कंपनी के अंदर की ही चीज़ें कंपनी के साथ रहेंगी। तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को समझना होगा कि जो इंटरनेट होता है वो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है, जबकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिमिटेड होते हैं इंट्रानेट में। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो 8th वाला है वो है रिसर्चिंग सोर्सेज वाया गूगल। यहाँ पे हम लोग जो है सोशल मीडिया या फिर किसी भी फ़ोन के माध्यम से हम लोग कई सारे टॉपिक्स को खोज भी सकते हैं इंटरनेट पे, जैसे गूगल वगैरह से कई सारी चीज़ें खोज सकते हैं, जबकि कंपनी में ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि कंपनी विद इन सर्कल काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंट्रानेट में नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो दीज आर, यहाँ पे मैंने 8 आप लोगों को डिफरेंसेस दिए हैं, मिनिमम 6 लिखने होते हैं, तो 6 से कम मत लिखिएगा। 6 डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पे देने हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउजर्स एंड हाउ इट हेल्प्स अस इन कनेक्टिंग to
द इंटरनेट। अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर हम जुड़ते हैं तो ब्राउज़र क्या होता है और हम लोग ब्राउज़र से कैसे जुड़ सकते हैं, और उसी में हमें ये भी बताना है कि www क्या है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा भी गया है, कई बार पूछा जा भी सकता है। ब्राउज़र क्या है? तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम लोगों ने गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं, यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सब सारे क्या हैं? ब्राउज़र्स हैं। तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? वैसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट में से कई सारे साइट्स पर जा सकते हैं और साइट पर जा करके हम लोग कई सारे चीज़ों को हम लोग उसमें खोज सकते हैं। तो ये जो ब्राउज़र है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कई सारे साइट्स को हम लोग खोल सकते हैं और उस पर हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू फाइंड व्यू वेबसाइट्स टू ऑन द इंटरनेट। There are many different web browsers, but some of the most common ones include Google Chrome. Generally जो है बहुत सारे हैं, लेकिन Google Chrome उसमें से ज़्यादा बढ़िया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या हैं? ब्राउज़र्स हैं। वेब ब्राउज़र्स बेसिकली जो हैं क्या होते हैं? ऐसे ब्राउज़र्स जो हैं जनरली HTML में बनाए गए होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ब्राउज़र्स आर प्राइमरली डिस्प्लेड एंड एक्सेस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एज वेल एज अदर कंटेंट क्रिएटेड विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज HTML। तो HTML के साथ जो है इस ब्राउज़र को बनाया जाता है और इसी में कई सारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जोड़ दिए गए हैं, जैसे HTML हो गया, XHTML हो गया, XML हो गया, HTTP हो गया। तो कई सारे इसमें प्रोग्रामिंग कंटेंट्स इसमें हम लोग डालते हैं ताकि हमारा जो ब्राउज़र है वो ज़्यादा सिक्योर हो सके, ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र्स में होती है। अब यहाँ पर है कि ब्राउज़र काम कैसे करता है। तो ब्राउज़र क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करता है हमारे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के साथ ये जुड़ जाता है। इसीलिए दोनों क्वेश्चंस जो है ना साथ में पूछे जाते हैं कि भाई वेब ब्राउज़र क्या है और www क्या है, और यही www के माध्यम से हमारा वेब ब्राउज़र जुड़ता है। मतलब ये कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ जाएगा और वर्ल्ड वाइड वेब से ही जो इतने भी साइट्स हैं उसको वो खोज करके निकालता है जो हमारे द्वारा रिक्वेस्ट दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर हमने दिया www.yahoo.com या google.com तो वो क्या करेगा? पूरे वेबसाइट्स, जितने भी हजारों करोड़ों की संख्या में जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सारे वेबसाइट्स में से एक गूगल जो है वो फाइंड आउट कर लेगा, या गूगल नहीं भी फाइंड आउट करेगा तो वेब ब्राउज़र उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा और गूगल को खोज के निकालेगा और गूगल का पेज को ओपन करेगा। तो ये ब्राउज़र का काम होता है। हाँ, लेकिन ब्राउज़र इज़ नॉट अ सर्च इंजन। ये कभी ध्यान में मत रखिएगा कि ब्राउज़र इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजन। नो, ब्राउज़र इज़ नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम अलग है, ब्राउज़र का काम अलग है। ब्राउज़र के माध्यम से हम साइट खोलते हैं और जो सर्च इंजन है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को ढूंढते हैं। साइट तो हम लोग ब्राउज़र के माध्यम से खोल पाते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ है। वेब ब्राउज़र जो है प्राइमरली फंक्शन क्या है वेब ब्राउज़र का? जितने भी HTML कोड लिखे गए हैं उसको जो है वो मार्कअप पेज होता है और उसको जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराया जाता है। अ ब्राउज़र प्राइमरली फंक्शन इज टू रेंडर HTML द कोड दैट इज यूज्ड टू डिज़ाइन मार्कअप वेब पेजेस। अब मार्कअप वेब पेजेस क्या है? तो मार्कअप एक लैंग्वेज है HTML जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये मार्कअप लैंग्वेज के जरिए, मार्कअप लैंग्वेज जहाँ पे टैग्स का इस्तेमाल हो उसको मार्कअप बोलते हैं। तो जहाँ पे आप लोग HTML भी पढ़ चुके हैं तो उसमें जो है मार्कअप का इस्तेमाल आप किए हैं। तो विच में कंटेन टेक्स्ट। अब ये क्या क्या कंटेन कर सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, लिंक्स हो सकता है, रेफरेंसेस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, है ना। उसमें कई सारे आज के डेट में जो है वीडियोज़ भी डलने लगे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके माध्यम से होते हैं और इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों के पास CSS भी है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस है। तो हमारा वेब ब्राउज़र जो है और बेहतर हो सकता है CSS और जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज़ करके।
है ना। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सब को कंबाइन करके एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको www के माध्यम से जुड़ जाते हैं, पूरे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको खोल पाते हैं, और उसके बाद ही हम लोग HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ हम लोग आगे उसको उस जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग दे पाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है, इसमें काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स है। देखिए मैंने लिखा है www कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड में वेबसाइट्स हैं उसको हम लोग अगर कलेक्शन के रूप में देखें तो वो www के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो उसी में और भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि ये www को हम लोग W3 भी कहते हैं, वेब भी कहते हैं, और इसको जो है ब्राउज़र के माध्यम से हम लोग इसके वेब पेजेस को देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक पेज को अगर हमें विजुअलाइज करना है तो हमें वेब पेज का सहारा लेना होगा, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक पेज बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक पेज कैसे बनता है, उसी HTML में, उसी XML में, उसी टैग्स के जो हम लोगों ने पढ़ा है HTML में, उसी टैग्स के हेल्प से हम लोग वेब पेज को, इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज को, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक पेज बोलते हैं, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग उसी में हम लोग इंफॉर्मेशंस को बिल्डअप करते हैं, इंफॉर्मेशन को डालते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्राम्स विच डिस्प्ले टेक्स्ट डेटा पिक्चर्स, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये कहाँ से जुड़ता है, ये हाइपर लिंक्ड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइपर लिंक्ड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है उसको हम लोग उसी के ज़रिए जो है ये वेबसाइट्स को या फिर जो हाइपर लिंक्ड चीज़ें हैं उसको हम लोग खोल पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड वेब को बढ़िया से समझाना होगा। काफ़ी देखने में आपको लग रहा है कि बड़ा है, बट एक्चुअली में बड़ा है नहीं, काफ़ी छोटा है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है कि अगर आप बाई चांस कुछ चीज़ें स्किप भी कर जाएं, कुछ चीज़ें भूल जाएं लिखते वक्त, तो भी आपके मार्क्स ना कटें, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने किया है। अब जब हमने www की बातें की है तो ऑब्वियसली उसके फीचर्स के बारे में भी लिखेंगे। आखिर www का फीचर्स क्या है, तो वो उसको भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। देखिए फीचर्स ऑफ www क्या है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑब्वियसली, जहाँ पर कि इंफॉर्मेशंस को हम लोग टेक्सचुअल के रूप में लिखते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको खोला जा सकता है। मगर एग्जांपल जैसे कि मैं किसी चीज़ को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल रहा हूँ तो आप उसको उसी वेब पेज को जो है ओपेरा में खोल रहे हैं, मिनी में खोल रहे हैं, या फिर आप उसको जो है डिफरेंट गूगल क्रोम में खोल रहे हैं, तो ये कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे खोला जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक साथ एक पेज ही कई बार कई जगह पे खोला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। When open standards or open source, open standard and open source is like कि open standards उसको बोलते हैं कि जो आपका ब्राउज़र है, जो आपका www है, उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसी के माध्यम पे हमें चलना पड़ेगा। मतलब उसी के लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। तो उसका लैंग्वेज जो है, जैसे HTML हुआ, XML हो गया, ये सब उसके लैंग्वेज हैं, तो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा और तब उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जो कि ओपन सोर्स के जरिए हम लोग कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स कहने का मतलब कोई भी उसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो इसलिए जो है www क्या है, एक ओपन सोर्स है। यूज वेब ब्राउजर्स टू प्रोवाइड अ सिंगल इंटरफेस फॉर मेनी सर्विसेज। तो यहाँ पे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो कई सारे अलग अलग
पेजेस को एक साथ खोलने में सक्षम हो जाते हैं, जिसको कि www अलाउ करता है। तो ये भी इसका फीचर है। डायनेमिक इंटरैक्टिव एवॉल्विंग, मतलब कई सारे डायनेमिक पेजेस बन सकते हैं, इंटरैक्टिव पेजेस बन सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और हम लोगों उसके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव पेजेस बना सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने CSS में भी पढ़ा है। तो CSS का प्रयोग करके हम लोग HTML को और बढ़िया बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की www की फीचर्स हैं। तो इसको ध्यान में रख के कि हमने क्या क्या देखी, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था ब्राउज़र क्या होता है, कैसे ब्राउज़र को कनेक्ट करते हैं, और www क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। कैसे, एक तो ब्राउज़र को डिफाइन करना है, फिर वो कैसे कनेक्ट होता है इंटरनेट से वो भी बताना है, www बताना है, और फिर उसके फीचर्स बताने हैं। तो 4 क्वेश्चंस है। तो 4 क्वेश्चंस को तोड़ेंगे हम लोग, छोटा छोटा करेंगे। पहले हम लोग ब्राउज़र को डिफ़ाइन करेंगे, फिर सेकेंडली ब्राउज़र कैसे काम करता है उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है www को डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसके फीचर्स को यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको समय याद रखिएगा, हमेशा जो क्वेश्चंस बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि टाइम कितना दिया गया है। टाइम अगर 3 घंटे का है तो 3 घंटे के लायक वो पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट कंप्यूटर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार पूछे नहीं गए हैं, एक दो ही बार पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं। थोड़ा सा दिमाग में हमें रखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी के अनुसार भी कई बार उसके टाइप्स को देखा गया है। तो यहाँ पर वो क्या है सो देखिएगा। तो ये जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी यहाँ पे देखिए, अ कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, कैलकुलेशंस करता है और फिर आउटपुट देता है। इतना तो कंप्यूटर करता ही है, ये चीज़ तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। प्लस कंप्यूटर डेटा को स्टोर भी करता है, तो वो भी चीज़ लिखेंगे। कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो स्टोर डेटा, है ना, तो वो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे। प्लस अब फंक्शनैलिटी पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कई सारे आते हैं, जैसे कि आपको डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर जो कि डिजिटल कैलकुलेशंस कर सकता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में देख पाते हैं। जबकि एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर्स is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical and hydraulic। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है, पहले के ज़माने में जनरली यूज़ होते थे ज़्यादा, जिसमें कि चीज़ें मैकेनिकली होती थी, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं थी हमारे पास। तो उस समय के जो कंप्यूटर्स होते थे वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे। अभी जो है हम लोग यूज़ करते हैं वो कई बार हाइब्रिड यूज़ करते हैं, मतलब एनालॉग तो है ही प्लस डिजिटल भी है। कहने का मतलब ये है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो मैकेनिकली होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड होते हैं, तो दोनों का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जो हमारी गाड़ियां हैं, तो आज की गाड़ियां जो होती हैं वो आप जब चलाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा अपने आप ही ब्रेक जो है हल्का हो गया, स्टीयरिंग में थोड़ा सा स्टीयरिंग आप घुमा रहे हैं लेकिन घूम ज़्यादा रहा है। तो इसमें मैकेनिकल और प्रोग्रामेबल दोनों चीज़ें यूटिलाइज हो रही है। गाड़ी में आप इंडिकेटर देते हैं, अपने आप ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका दर्शाती हैं कि वो एनालॉग और डिजिटल दोनों चीज़ें उसमें इनबिल्ट हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस है जिसमें कि डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स दोनों को इसमें प्रवाहित किया जाता है, दोनों को यूज़ करके, और हम लोग मशीनरी कंपोनेंट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स which are capable of inputting and outputting in both digital signals and analog signals। ये दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। A hybrid computer system setup offers cost effective method and performing complex simulations। तो कई बार जो है हम लोग complex simulations को इस्तेमाल करते हुए भी इनका काम करते हैं।
कुछ जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, वो सब जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो ये पीसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूजर्स। एक पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर ये बनता है तो इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। PCs आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन एंटायर CPU इन वन चिप। पूरा का पूरा CPU जो है एक चिप के अंदर डाल दिया जाता है, जिसको कि पर्सनल कंप्यूटर बहुत छोटा होता है, जैसे लैपटॉप वगैरह, जिसको हम लोग कैरी कर पाए, है ना। तो ये पर्सनल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गए। कौन कौन से हो गए? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, जिसमें कि डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। चौथा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये 4 टाइप के हैं कंप्यूटर्स टाइप्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये कई बार हमने बताया भी है, आपको क्लास में भी बताया है और ऑनलाइन वीडियोस में भी मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आपको देखने में दिख रहा होगा कि कैसा होता है फ्रंट पार्ट। तो ये आपका फ्रंट पार्ट है, जिसमें कि कई सारी चीज़ें होती है, और क्या क्या चीज़ें होती है उसको हम लोग डिस्कस भी करें। जैसे यहाँ पे CD-ROM है, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव्स, एयर वेंट्स, है ना। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसमें कि आपको जो है लाइन इन लाइन आउट माइक्रोफोन के लिए भी यहाँ पे जगह दी हुई होती है, सॉकेट्स बनाया हुआ होता है। यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, है ना। पावर बटन होता है, कई बार एक्सपेंशन स्लॉट्स भी इसको बोलते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से दिखते हैं वो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। तो जो जो चीज़ ऊपर में दिखाया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CD DVD है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट होता है, क्या होता है, पावर बटन क्या करता है, फैंसी से लाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो भी डायग्राम में होंगे सभी चीज़ों को हमें एक्सप्लेन भी करना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। DVD ड्राइव क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है ना, एयर वेंट्स क्या होते हैं, सीक्रेट पैनल क्या होते हैं। सीक्रेट पैनल ये है, सीक्रेट डोर्स, है ना। तो ये सीक्रेट पैनल इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे। DVD ड्राइव, लाइक म्यूजिक और वीडियो प्लेयर, योर कंप्यूटर डाइजेस्ट CDs एंड DVDs सो थ्रू अ स्लॉट ट्रे ऑन द फ्रंट ऑफ द कंसोल। तो यहाँ पे जो CD DVD ड्राइव आप देखते होंगे कि वो CD का ट्रे निकलता है, उस पर हम लोग CD रखते हैं, है ना। तो उसको जो है हम लोग CD DVD ड्राइव बोलते हैं, जिसमें कि वो हम लोग ऑडियो वीडियो के रूप में कोई भी चीज़ स्टोर होता है और उसको हम लोग कर पाते हैं, उसको हम लोग जो है रीड करवा पाते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट अगर बाद में हमें कुछ जोड़ना है उसमें, जैसे CD ड्राइव हमने पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के डेट में ब्लू रे डिस्क ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ब्लू रे डिस्क को अगर हमें जोड़ना है तो वहाँ पे उसको भी उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड स्लॉट्स हैं, कई बार जो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स हैं वो सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है इस्तेमाल होता है। हम लोग जो है कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो कई बार इस्तेमाल नहीं भी हो पाता है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स है जो कि हम लोग निरंतर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कई बार इस्तेमाल करते भी हैं। डिजिटल कैमरा वगैरह को जोड़ना हुआ तो उसमें मेमोरी कार्ड को निकाल करके और उसको हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। एयर वेंट्स, जिसके माध्यम से जो है एयर्स जाते हैं, बट मोस्ट कंसोल सपोर्ट सम टाइप ऑफ एयर वेंट ऑन द फ्रंट। डोंट ब्लॉक द एयर, यहाँ पे जो है एयर को ब्लॉक नहीं करना है ताकि फ्रेश एयर अंदर जाता रहे, और अंदर में जो मशीनरी कंपोनेंट है वो थोड़े गर्म हो जाते हैं, उसको ठंडा रखने के लिए भी ये एयर वेंट का यूज़ होता है। सीक्रेट पैनल क्या होता है? कुछ स्पेशल उसमें कनेक्शंस हम लोग देते हैं, जैसे कि वीडियो इन लाइन आउट, ये सब जो है उसमें माइक्रोफोन लग सकता है, हेडफोन लग सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीक्रेट पैनल के अनुसार कर सकते हैं। सीक्रेट पैनल मतलब ये है ना।
तो इनको सभी को एक्सप्लेन कर देना है। कुछ फैंसी लाइट्स हैं, बटन्स, कीबोर्ड्स, ये सब का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, जिसको कि हम लोग USB ड्राइव बोलते हैं, वो भी आगे में होता है। उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर आता है बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट के पीछे कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। तो सिस्टम यूनिट के पीछे जो है कई सारी चीज़ें होती है, जैसे पावर हो गया, फैन हो गया, है ना, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो पावर जो है वो बेसिकली सिस्टम को प्लग इन करने के लिए होता है, ताकि हर जगह सिस्टम में जो आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है उसमें भी करंट जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग SMPS का प्रयोग करते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। वहीं पर पावर की बातें हो रही है। फैन को हम लोग फॉरवर्ड एयर नेविगेटर कहते हैं। देखिएगा, फॉरवर्ड एयर नेविगेटर होता है ये फैन। तो जिससे कि फॉरवर्ड एयर नेविगेटर मतलब हवा को बाहर की ओर फेंकना, तो उसको फॉरवर्ड एयर नेविगेटर कहते हैं। एयर गेट्स सक्ड इन हियर, ब्लोज अराउंड इनसाइड द कंसोल एंड कीप द थिंग्स कूल। यहाँ पे फैन का प्रयोग इसलिए होता है ताकि हम चीज़ों को ठंडा रख सकें। वोल्टेज भी है, वोल्टेज स्विच कैसा होता है। तो ये जो आपका बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है वो हमें बनाना भी होगा। तो वो इस तरीके का दिखता है बैक पार्ट। यहाँ पे देखिए फैन लगा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसको कि मैंने बड़ा के रूप में भी दिखाया है। इसमें क्या होता है, एक में कीबोर्ड लगता है, एक में माउस लगता है, USB 2 पोर्ट होते हैं, यहाँ पे USB पोर्ट जिसमें कि हम लोग पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हम लोग कीबोर्ड माउस को अटैच कर सकते हैं इसमें हम लोग प्रिंटर को भी अटैच कर सकते हैं। तो कई सारे यूजर्स अब USB में भी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट को जोड़ने के लिए इथरनेट केबल है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, जहाँ पर कि हम लोग जो है किसी भी एक और अगर मान लिया मॉनिटर को जोड़ना हुआ तो उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये प्रिंटर के लिए है, पैरेलल पोर्ट जो कि पुराने प्रिंटर आते थे उसके लिए है। ये VGA पोर्ट है जिसमें मॉनिटर को जोड़ने के लिए आता है। माइक्रोफोन, लाइन इन, स्पीकर्स जो कि हम लोगों ने फ्रंट पार्ट भी ऑफ कंप्यूटर में भी देखा था, वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे वेंट्स हैं, ब्रीदिंग एयर जो कि जिससे कि एयर जाता है, इनपुट आउटपुट पैनल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखा है उसको वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डालेंगे। फोटोग्राफ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम में, इसको ज़रूर बनाएंगे। और ये एयर वगैरह कहाँ से निकलता है, फ़ैन कहाँ से, ये पूरा का पूरा SMPS है जिसको कि पावर बोलते हैं, देखिए है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है ये। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हार्ड डिस्क के बारे में। व्हाट आर हार्ड डिस्क ड्राइव्स, HDDs बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स बोलते हैं। एंड हाउ डू दे वर्क, वो काम कैसे करता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है और वो काम कैसे करता है, ये भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो हार्ड डिस्क आर मैग्नेटिक मीडिया दैट स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा। हम लोग हार्ड डिस्क में चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में देखते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल डेटा है, इट्स आर्किटेक्चर इज रिजिड, रोटेटिंग डिस्क और प्लैटर्स आर। इसमें बेसिकली हार्ड डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेटल प्लेट्स होते हैं। जो मेटल प्लेट्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स, और उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल को कोट किया जाता है। तो इसीलिए वो हार्ड डिस्क होता है। और हार्ड डिस्क में कई सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि बाइनरी में डेटा को रखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दीज प्लैटर्स आर नॉट मैग्नेटिक बट आर कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो प्लेट्स बनते हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स बनते हैं, ये कैसे प्लेट्स जो है वो मेटल प्लेट्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोट कर दिया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्यूटेटर। तो ये एक्यूटेटर क्या होते हैं, अब देखिएगा उसका फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका हार्ड डिस्क ऊपर से दिखता है ना। और ये हार्ड डिस्क को जो है हम लोग और बढ़िया से अगर देखना चाहेंगे इसके इंटरनल पार्ट को, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट है, जहाँ पे रीड राइट हेड भी है, आर्म है,
ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रोटेटिंग हब है जिसके ऊपर ये तीनों डिस्क लगे हुए हैं और ये मेटल डिस्क होते हैं, मेटल प्लेट, और इसी के ऊपर जो है ये मैग्नेट से जो है मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। डिस्क ऑफ कोर्स नॉन वोलेटाइल विल नॉट यूज स्टोर डेटा व्हेन द ड्राइव इज पावर ऑफ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर पावर ऑफ भी हो गया तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है, चीज़ों को रिटेन करता है। मतलब एक बार आपने चीज़ें जो स्टोर कर दी वो आप ही डिलीट करोगे तभी वो डिलीट होगा, नहीं तो नहीं डिलीट होगा। तो ये चीज़ इसमें बड़े फ़ायदे होते हैं हार्ड डिस्क में, इसीलिए इस स्टोरेज को हम लोग ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, है ना। मॉडर्न HDD स्पिन फ्रॉम लो कंज्यूमर स्पीड ऑफ 4200। जो जितना भी अभी आपका जो हार्ड डिस्क है वो डिपेंड करता है कितना जल्दी स्टोरेज करता है और कैसे करेगा, वो रोटेट करेगा। हार्ड डिस्क क्या करता है, वो रोटेट करता है, तो उसका जो मिनिमम रोटेशंस है वो 4200 है, मतलब 4200 रिवॉल्यूशन एक सेकेंड में वो ले सकता है। तो एक मिनट में ले सकता है, एक मिनट में 4200 रिवॉल्यूशन मिनिमम लेता है, लेकिन मैक्सिमम इसी को इंक्रीज किया गया है, वो 15000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है। रिवॉल्यूशंस पर मिनट है ये 15K मतलब 15000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो जो डिस्क है वो 15000 बार एक मिनट में घूम सकता है। तो जितना ज़्यादा स्पीडी घूमता है उतना अच्छा हार्ड डिस्क होता है और उतना ही ज़्यादा वो महंगा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी, उसके परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी। मतलब कैपेसिटी कितनी अधिक है और उस हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जब जिस समय कहीं स्लो तो नहीं है, उसका जो रोटेशन पर मिनट है या रिवॉल्यूशन पर मिनट है वो कहीं कम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है परफॉर्मेंस में। रिलायबिलिटी क्या है कि चीज़ों को कितनी दिन तक स्टोर करता है, क्या हमेशा वो स्टोर रहता है, तो ये रिलायबिलिटी है। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए हार्ड डिस्क में, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। हाई कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस आर प्राइमरली HDD कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाई कैपेसिटी और जो परफॉर्मेंस है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। आगे देखेंगे तो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है 1000 GB से 1 TB से फिर बढ़कर कब 1 TB का मतलब ही होता है 1000 GB। अभी और बढ़ गए हैं जिसमें कि 2 TB, 3 TB, 5 TB इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, टेराबाइट्स में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो कैपेसिटी है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है हार्ड डिस्क की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये डायग्राम्स बना देंगे। ये आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप ना भी बनाए तो चलेगा, बट दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बनाना होगा, ये आपको बनाना ही होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इंटरनल आर्किटेक्चर आपको आता है ना। अब उसी हार्ड डिस्क में देखिएगा कि एक डिस्क जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, इतने सारे डिस्क, इसको अगर एक डिस्क को लें तो उस एक डिस्क को मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है सामने आपके। यहाँ पे क्या है, इसको जो है आपको जो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रैक्स कहलाता है ना। ये जो गोल वाला लाइन है वो ट्रैक है और ये बटा हुआ है अलग अलग पार्ट में, तो उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं डिस्क में। तो जितने भी ट्रैक्स हैं उसके अलग अलग सेक्टर होंगे, लेकिन पूरा का पूरा डिस्क का जो सेक्टर होगा वो पूरा होगा। देखिए ये पूरा का पूरा को कहते हैं हम लोग डिस्क का सेक्टर। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है, ये बना देना है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो गाइज़ ये आपका एक हार्ड डिस्क का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। और ये कैसे परफॉर्म करता है यहाँ पे ये भी लिखना है कि डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ईच ट्रैक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। जो ट्रैक है वो सेक्टर में डिवाइडेड होता है और ये जो सेक्टर्स होते हैं वो ट्रैक्स जो हैं वो पॉइंट टू बी नोटेड दैट हियर द आउटर ट्रैक्स आर बिगर। हमेशा देखिएगा कि जो ये आउटर ट्रैक होते हैं वो ऑब्वियसली इनर ट्रैक से तो बड़े ही होंगे, तो वो सारी चीज़ें लिख देनी है।
दिस इज़ बिकॉज स्टोरेज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, ताकि जो आउटर ट्रैक्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो सकें। Whereas the bits are sparsely arranged in sectors of the outer tracks। तो यहाँ पे कई सारे ट्रैक्स होते हैं, रीड राइट नॉच होते हैं जो कि रीड राइट हेड के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे रीड राइट हेड जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ट्रैक पर जा कर के जो हमारे स्टोर्ड चीज़ें हैं उसको वो रीड आउट करता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऑलमोस्ट जो है हमने यहाँ पर हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें ये भी हम लोग बताएंगे कि सीक टाइम क्या होता है। तो रीड राइट हेड जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिए रीड राइट हेड है, ये आपका रीड राइट हेड है। तो ये जो रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड अगर जब हम लोग इसकी बातें कर रहे हैं तो इसको कितना समय लगेगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या ट्रैक पर जाने में, उसको हम लोग सीक टाइम कहते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है कि सीक टाइम क्या है। द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। रोटेशनल लैटेंसी, टाइम टेकन बाय द सेक्टर टू कम अंडर। वो सेक्टर अगर रीड राइट हेड के नीचे आता है तो वो सेक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देखेंगे कि अगर मान लिया कोई चीज़ यहाँ स्टोर है तो वो कैसे आएगा, ये घूमेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर ये जो है आपका जो मूविंग आर्म है, ये आर्म, मूविंग आर्म बोलते हैं इसको, ये फिर आगे पीछे एडजस्ट होगा। ये वाला ट्रू एंड फ्रो मोशन में होता है, ये रोटेट करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में जब काम करेंगी तभी हम लोग पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा ट्रांसफ़र टाइम, जो टाइम लगे डेटा को रीड करके और कंप्यूटर तक पहुंचाने में, सीपीयू तक पहुंचाने में, उसको डेटा ट्रांसफ़र टाइम कहते हैं। कंट्रोलर टाइम, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है पूरे के पूरे हार्ड डिस्क का, जो हार्ड डिस्क जितना समय लगाता है तो उसको प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं, जो कि कंट्रोलर टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको बताने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, वेब सर्वर क्या है, सर्च इंजन क्या है, ब्लूटूथ क्या है, वाईफाई क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, करीबन 6-7 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये आपका जो है क्वेश्चन वो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा आया हुआ है। कभी वेब पेज, वेब सर्वर पूछते हैं, कभी सर्च इंजन पूछते हैं, कभी मोबाइल हॉटस्पॉट पूछ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे मान लिया वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है, तो मैंने अभी भी बताया था कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेज के नाम से हम लोग जानते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को अगर हमें देना है तो वो वेबसाइट के माध्यम से देंगे, जो कि अगेन HTML के रूप में बनता है। HTML या फिर XML जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करके बनता है। और हर इलेक्ट्रॉनिक पेज का अपना अपना एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वही चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। यहाँ पर क्या था, वेबसाइट था। तो वेबसाइट जो है वो ग्रुप ऑफ पेजेस को बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक सिंगल पेज को हम लोग वेब पेज बोलते हैं, ये जो कि www के माध्यम से खोला जा सकता है और ये वेब सर्वर के पे स्टोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम वेब पेज में डालेंगे। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, कहीं पर कोई चीज़, जैसे हर कंपनी का अपना अपना सर्वर होता है, जैसे गूगल का अपना सर्वर, रेडिफ का अपना सर्वर, याहू का अपना सर्वर, फेसबुक का अपना सर्वर। तो ये सारे सर्वर्स अलग अलग होते हैं जहाँ पर आपका काम किया हुआ चीज़ को स्टोर करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे वो स्टोरेज होती है। जो भी हमारे पास स्टोरेज होता है उसको हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज़ में भी लाते हैं। तो ये जो आपका स्टोरेज है वो कहाँ होगा, वेब सर्वर पे होगा। द मेन जॉब ऑफ वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट थ्रू स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस। मेन जो आपका वेब सर्वर का काम है कि आपका जो भी वेब पेज है
वो सारे वेब पेजेस को जगह पर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर उसको वो प्रदान करे। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पेज है उसको वेब सर्वर आपको प्रस्तुत करवा देता है ना। हम लोग यहाँ पे ईमेल का प्रयोग करते हैं। ईमेल जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का प्रयोग करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे ईमेल का यूज़ होता है। FTP का भी यूज़ होता है जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। जहाँ पे फाइल का ट्रांसफरेंस है उसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। जहाँ पे हम लोग जब चैट करते हैं या फिर हम लोग व्हाट्सएप करते हैं तो हम लोग फाइल को भी भेजते हैं, है ना। जैसे फ़ोटोज़ हुआ तो दीज आर फाइल्स। तो कई सारे फ़ोटोज़ को एक बंच में भेजते हैं, फोल्डर्स। तो फाइल एंड फोल्डर्स को जब हम लोग भेजते हैं तो उसको वो यूज़ कौन सा यूज़ करता है, वो यूज़ करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज करता है। जबकि SMTP का प्रयोग जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये वेब सर्वर है, इसको ढंग से कर लेना है ना। आगे है सर्च इंजन। सर्च इंजन को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सर्च इंजन क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेंट को हमें अगर खोजना है तो पर्टिकुलर कंटेंट को खोजने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, है ना। कई सारे और भी हैं, बिंगो हो गया, बाइडू हो गया, डक गो हो गया। ऐसे कई सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं जो कि हम लोग कर पाते हैं, सर्च इंजन के साथ हम लोग काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर सर्च इंजन जो है वो करता क्या है, वो पूरे भी वेब पेजेस, जितने भी वेब पेजेस हैं, सारे वेब पेजेस कंटेंट को जो है खोजता है और सारे वेब पेज कंटेंट को जो है यहाँ पे खोज करके हमारे लिए प्रस्तुत कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर आर मेनी डिफरेंट सर्च इंजन्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ईच with its own ability। सबका ability अलग अलग है। The first search engine was developed as ARKI। तो जो फर्स्ट सर्च इंजन बना था वो ARKI था। Which was used to search FTP, मतलब वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स को खोजता था। एंड द फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड, जो टेक्स्ट बेस्ड इंजन बना वो वेरोनिका बना, है ना। तो वेरोनिका वॉज द फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन। ऐसा नहीं है कि गूगल सबसे पहले आया, नहीं, उसके पहले यहाँ पे वेरोनिका आया था। लेकिन करेंटली, आज के डेट में करेंटली द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सर्च इंजन इज गूगल। गूगल सबसे ज़्यादा वेल नोन सर्च इंजन है ना। तो इस तरीके का जो है सर्च इंजन कहाँ हमें मिलता है, तो कई सारे ask.com है, AOL है, बाइडू है, बिंग है, डक गो है, याहू है, आपका क्रोम है, गूगल क्रोम जो कि गूगल का है। तो ये सारे ही जो है सर्च इंजन हैं। अब ये सर्च इंजन जो है ना वो 3 चीज़ों पे काम करते हैं, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। तो ये 3 चीज़ होते हैं। तो क्राउलिंग क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जितने भी वेबसाइट्स हैं उस पर जा करके वहाँ से चीज़ों को खोजना, ये क्राउलर का काम होता है। तो ये क्राउलिंग कहलाता है। इंडेक्सिंग, उसको पॉइंट आउट कर देना, अब कौन कौन से साइट से लिया गया तो उसको हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। जो हाईएस्ट आपका बहुत सारा साइट पर एक ही कंटेंट बहुत सारा साइट पर दिया हुआ है अलग अलग तरीके से, लेकिन किसका कंटेंट अच्छा है वो कैसे पता चलेगा, तो वो रैंकिंग से पता चलेगा। जिसको ज़्यादा लोग व्यू करेंगे उसका रैंक 1, जिसका कम लोग व्यू होगा उसका रैंक नीचे चला जाता है। तो इंडेक्सिंग, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये तीनों ही चीज़ें हैं जो किसी भी किसी भी गूगल सर्च या किसी भी सर्च इंजन में ज़रूर होता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लूटूथ भी है। ब्लूटूथ को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ब्लूटूथ क्या है, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है जो कि किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी जोड़ सकता है। जैसे देखिए अभी ये हमारे पास ब्लूटूथ माउस है, इसको मैं हाथ में रखा हुआ हूँ और इसी से मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, देखिए आगे पीछे स्क्रॉल भी हो रहा है। तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए काम हो रहा है। ब्लूटूथ हम लोग फ़ोन का यूटिलाइजेशन करते हैं, ब्लूटूथ में हम लोग ईयरफोन का यूटिलाइजेशन करते हैं। हम लोग अभी ईयरपीस आ गया है, छोटे छोटे ईयरपीस आ गए हैं, नेक बैंड आ गया है, जो आपका वॉच है स्मार्ट वॉच वो भी कई सारे ब्लूटूथ को हेल्प करते हैं, ब्लूटूथ पर ही चलते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लूटूथ के ज़रिए हम लोग यूज़ में ला रहे हैं डिवाइसेस को।
तो ब्लूटूथ जो है एक शॉर्ट डिस्टेंस मतलब विद इन 10 मीटर्स के रेंज में ये अच्छा एक कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हम हमेशा यूज़ में लाते हैं। उसी के जैसा वाईफाई भी है, तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी है, लेकिन इसका रेंज थोड़ा बड़ा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लूटूथ के जैसा ही है, लेकिन इसका रेंज जो है बड़ा है। 30 to 40 मीटर्स वाईफाई का आराम से रेंज होता है, और वाईफाई को इंक्रीज भी किया जा सकता है 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर तक वाईफाई को इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे डिवाइसेस को जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स को जोड़ सकता है, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह को हम लोग जोड़ते हैं वाईफाई से, है ना, उसको हम लोग यूज़ में लाते हैं। और वाईफाई के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी नेटवर्क के में जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग इंटरनेट से जुड़ गए, अपना काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, Wi-Fi is a wireless networking technology that allows devices such as computers, laptops, desktops, mobile devices, and other equipments, printers and videos cameras, to interface with the internet. It allows these devices and many more to exchange information with one another. एक से के साथ दूसरे के साथ अटैच होने में ये काफ़ी हमारी मदद करता है ना, कि और ये नेटवर्क को क्रिएट करता है। आप देखते होंगे हम लोग हॉटस्पॉट से भी जुड़ जाते हैं, तो वो सब वाईफाई के माध्यम से ही हम लोग जुड़ते हैं। When you access Wi-Fi, you are connecting a wireless router, तो हम लोग वायरलेस राउटर के साथ जुड़ जाते हैं जो कि वाईफाई कंपैटिबिलिटी के साथ होता है। तो ये वाईफाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मोबाइल हॉटस्पॉट होता है वो वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी उसकी अलग है, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी दिखता है और उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है। मोबाइल हॉटस्पॉट इज़ अ कॉमन फीचर ऑन स्मार्टफोन्स। ये स्मार्टफोन्स में जनरली हमें देखने को मिलता है, और ये स्मार्टफोन में एक इतना अच्छा फीचर है कि आपके जितने भी कनेक्शंस उसमें है, स्मार्टफोन्स के जरिए हम लोग 7-8 डिवाइसेस के साथ आराम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने कंप्यूटर से मतलब अपने ही मोबाइल फ़ोन से डिफरेंट कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं, और हम लोग इंटरनेट प्रदान भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन जो है वो खुद ब खुद वो राउटर बन जाता है, और उसके साथ जो है हम लोग कई भी सारे डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं। तो ये एक बड़ा बढ़िया फीचर है, जिसमें कि हम लोग 3G 4G सिग्नल को भी आज के डेट में जोड़ रहे हैं, और अब तो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, वो भी इसके माध्यम से जुड़ पाएगी, है ना। तो अ पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट इज़ मोर रिलायबल वे टू एक्सेस इंटरनेट। जो पोर्टेबल वाईफाई होता है उसके साथ हम लोग अगर जुड़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुमूल्य हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड मार्क्स। और इसको एक बार आप पढ़िए, PDF आपके पास चले जाएंगे, उसके लिए डाउटफुल मत रहिए, PDF चले जाएंगे आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से लेकर के और अभी तक का पूरा PDF मैं भेज दूंगा। तो प्लीज़ हैव अ लुक ओवर इट एंड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट IT। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा सा जो है इसको बेहतर रूप से समझा पाएंगे, और ऐसी मुझे आशा है कि आपके मार्क्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होगी, जितना आपने पढ़ा था उससे ज़्यादा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर क्वेश्चंस, विद सम मोर आइडियाज़। थैंक यू, बाय बाय।